जिस ढंग से ये रंगोली रची है वो सचमुच में आज के कार्यक्रम के अनुकूल है। मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत ये रंगोली से करना चाहती हूँ। तो तीनों रंगोलियाँ बहुत सुंदर है, पोस्टर भी मैंने देखा बहुत सुंदर है। बड़ी संख्या में कम आए हो, परंतु प्रेरित करने वाली समन्वयिका जब इस तरह से होती है तो इस तरह के चित्र भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने कहा कि बीच वाली जो रंगोली है साहित्य समाज का दर्पण होता है। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, मैं यहाँ जानती हूँ कि छात्र बीए के हैं और अध्यापक है, दो अलग अलग वर्ग है, मैं इसे समझ सकती हूँ, पर दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर ही मैं बात करूँगी, आपको भी बोझिल नहीं होनी चाहिए। तो साहित्य समाज का दर्पण, दर्पण है मतलब क्या है, किसने निकाली है, उपस्थित है क्या वो छात्रा उपस्थित नहीं है? अच्छा ठीक है, मतलब परीक्षाएं चल रही है, काफी व्यस्त कार्यक्रम महाविद्यालय का होने के बावजूद आप छात्र इतने बैठे हुए हैं, यही मेरे लिए खुशी की बात है और यही इस कार्यक्रम की सफलता भी है। तो साहित्य समाज का दर्पण है क्या? वास्तव में मेरा प्रश्न ये है, आप में से कोई भी उत्तर दे सकता है, थोड़ा सा संवादात्मक रहे तो ज्यादा अच्छा है। साहित्य समाज का दर्पण है क्या? है। दर्पण क्या करता है? दर्पण क्या करता है? हाँ बोलो, दर्पण क्या करता है? दर्पण में जब हमारा चेहरा हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम जैसे है वैसे ही दिखता है या अलग दिखता है? हम काले हैं तो गोरे दिखता है क्या? चपटे हैं तो चेहरा हमारा चपटा ही दिखेगा। बहुत मतलब नए नक्श अगर हमारे अच्छे हैं तो चेहरा भी हमको वैसा ही दिखाई देगा। साहित्य समाज का दर्पण है क्या? फिर से मेरा सवाल है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर गवानी सर के व्याख्यान में आया है। साहित्य समाज का दर्पण है, इससे झूठ बात हो ही नहीं सकती। हम कई बार कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, हूबहू होता है क्या? यानी जीवन हमारा जैसा, जैसे मैंने कहा कि हूबहू हम जैसे है वैसे ही दर्पण हमको दिखाता है, तो क्या हूबहू हमारा जीवन जैसा है वैसा साहित्य है क्या? वैसा साहित्य नहीं है, या तो कमतर होगा या तो अधिकतर होगा। बहुत पहले 2-2,500 साल पहले अंग्रेजी के छात्र जानते होंगे, यहाँ पर बातें आप बीए के हैं इसलिए शायद अंग्रेजी के छात्रों ने नाम सुना होगा, जिनको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल ने अनुकरण सिद्धांत दिया और 2-2,500 साल पहले उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता, वह प्रकृति का अनुकरण करता है, परंतु प्रकृति का अनुकरण करते हुए वह उससे अधिक देने की कोशिश करता है, उससे अलग होता है। मतलब अगर उसके जैसा भी अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल वह नहीं है, अगर यथार्थ की बात करें तब भी वह वैसा ही नहीं है, और आदर्श की बात करते हैं तो बिल्कुल अलग है। वह वास्तव में कल्पना को जोड़कर नया रचता है। तो साहित्य क्या है? वास्तव में कल्पना को जोड़कर कुछ नया, अपनी दृष्टि से कुछ नया वह दे देता है, जो प्रकृति को पूर्ण बनाता है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाता है। यही साहित्य और जीवन का ऐसा ही घनिष्ठ संबंध है। मुझे विषय दिया है साहित्य और जीवन पर बोलने के लिए, और मैंने कहा कि अध्यक्षीय समापन में वो मुद्दा आया था। उन्होंने कहा था मराठी में, तू माणूस आहेस का? मतलब आदमी है क्या? आदमी को आदमी है क्या ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आदमी में पशुता भी है, मनुष्यता भी है और देवत्व भी है। मनुष्य के भीतर के इन गुणों का विकास करता है साहित्य।
साहित्य मनुष्य के भीतर का विकास करता। उन्होंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, सीधे उन्होंने कहा था कि उसमें आतंकवादी, मनुष्य में आतंकवादी बनने की भी क्षमता है, साधु बनने की भी क्षमता है, संत बनने की भी क्षमता है। पशुता की ओर से सूत्र संचालिका ने इसकी ओर संकेत किया था, मनुष्य के भीतर की पशुता से देवत्व की ओर, पहले मनुष्यत्व की ओर और फिर देवत्व की ओर ले जाने की क्षमता साहित्य में होती है। और इसीलिए साहित्य और मतलब जीवन, मनुष्य का जीवन, ये दो चीजें अलग हो ही नहीं सकती। इन दोनों का इतना गहरा, इतना घनिष्ठ संबंध है कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए यह सिद्धांत काम करता है, परंतु वह चला नहीं। कला के लिए में केवल मनोरंजन की बात होती है, परंतु अधिकतर विद्वानों ने इस सिद्धांत को नकारा है और उन्होंने साहित्य जीवन के लिए, साहित्य जीवन का उपयोगी ही होता है, इस तरह की मान्यताओं को आगे बढ़ाया है। अब साहित्य है क्या? साहित्य है क्या? सबसे पहले हम ये जान ले, साहित्य एक कला ही है और जिसमें साहित्यकार अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, जिसमें साहित्यकार अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। साहित्यकार की अनुभूतियां कहां से जन्म लेती है? समाज से ही जन्म लेती है। वह जिस वायुमंडल में जी रहा है, वह जिस वायुमंडल में घूम फिर रहा है, वहां से वह प्रेरणा ग्रहण करता है, वहां से वह विषय ले लेता है और उस विषय में अपनी दृष्टि मिलाकर वह उस विषय को नए रूप में प्रस्तुत करता है। और यह माध्यम कौन सा होता है? तो भाषा होता है। इसलिए दूसरी रंगोली, जिसमें जो शायद एक क्रमांक दिया है, चाहे कोई भी भाषा हो, साहित्य दुनिया को बदलने वाला ही होता है। इसलिए यहाँ पर हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उस भाषा में साहित्यकार भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकारता है और भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकारते हुए अपनी अनुभूतियों के साथ कल्पना का जोड़ देकर वह नए रूप में विषय को प्रस्तुत करता है। ये मूलतः, और ये प्रस्तुति उसकी जो है, मैं साहित्य के स्वरूप के ही बारे में, आप बीए के छात्र हैं इसलिए शायद इतना जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं बहुत मामूली सी जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ। अब इसमें केवल अभिव्यक्ति है क्या? भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति है क्या? जो देख रहा है उसको कल्पना के माध्यम से देखिए, शब्दों पर ध्यान दो। कल्पना मूर्त रूपों को साकार करती है। कल्पना का काम क्या है? पहली बात आ गई अनुभूति, दूसरी बात आ गई अभिव्यक्ति, बीच में आ रही है कल्पना। कल्पना के कारण नयापन आता है। कल्पना के कारण नयापन आता है, मतलब मूल विषय को नए रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता किसमें होती है? साहित्यकार में होती है। इसलिए विषय तो वही है, पुराने ही है, विषयों में नवीनता नहीं होती, परंतु विषय को नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। माँ को आपने कई बार सुना है, माँ पर कविताएं आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। कितने सालों से माँ पर कविताएं लिखी जा रही है, हर बार नहीं। हमू शिंदे लिखते हैं तो अलग, या जब मराठी की कविता हम पढ़ते थे स्कूल में, प्रेमा स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई, ये आज भी हम सुनते हैं, उसमें माँ अलग है। हमू शिंदे की माँ अलग है, आई एक नाव असतं घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं। क्या बोल रहे हो? यानी घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं।
और उसके बाद मैं कल परसों एक कविता पढ़ रही थी, पढ़ना शब्द गलत है, मैं उसका आस्वाद ले रही थी। तो उन पंक्तियां मुझे याद नहीं, पर मैं आशय आपको बताती हूँ। बड़ा हो गया है बेटा, और बेटा बड़ा होने के बाद अब वो संवाद जो अपनी प्रेमिका के साथ होता है वो माँ के साथ नहीं है। और उसने मतलब पत्र लिखा है प्रेमिका को, उसे बताया भी नहीं है, माँ को बताया भी नहीं है। युग बदल रहा है, माँ को बताया भी नहीं है, माँ को थोड़ा बुरा भी लगा है। बावजूद माँ क्या कर रही है, बेटे का पत्र अपने हृदय को लगाकर वह बेटे को याद कर रही है। माँ माँ होती है, तो ये मतलब माँ का ही प्रेम है। पर माँ का प्रेम कैसे और किस रूप में व्यक्त किया जाता है देखिए। तो विषय वही, मैं बात कर रही थी, विषय वही, विषय को नए रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता साहित्यकार के पास होती है। मैं आपके जैसा उदाहरण देना चाहूंगी, बहुत सुंदर, और जिसके कारण देखिए मैं जा रही हूँ आनंद की ओर। कल्पना एक तो विषयों को साकार करती है। अभी मैंने कहा माँ, तो माँ को साकार किया हमारे सामने, हमने देखा क्या हमारे सामने, हम माँ को देखा क्या, हमने नहीं देखा। पर जो माँ मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की, वो माँ मतलब साहित्यकार के द्वारा निर्मित माँ है, वह माँ आपकी आंखों के सामने आ गई कि नहीं? मतलब वह साकार करती है, कल्पना मूर्त रूप देती है। और कल्पना के कारण एक और बात होती है, हालांकि कल्पना नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा है। साहित्य शास्त्र की भाषा में अगर कहना है ये प्रतिभा क्या है, तो कल्पना करने का सामर्थ्य है, कल्पना करने की क्षमता है। तो ये सामर्थ्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बार बार जो आपको कहा जा रहा है, तो आपके भीतर की उस कल्पना को कुरेदने की कोशिश है मैडम, कि जगाओ अपने भीतर की कल्पना, बोलो, आप अपनी किताब पर बोलो, आप अपनी कल्पना से नए नए दृश्यों को बनाओ। तो उस कल्पना को, क्योंकि हवा भी मिलनी चाहिए, बिना वातावरण की कल्पना भी फलती फूलती नहीं है। तो ये कल्पना जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वह कल्पना निराकार को साकार रूप देती है और एक कमाल करती है, वह आनंददायी रूप दे देती है साहित्य। इसे साहित्यकार जब लिखता है, क्या फर्क है राजनीति शास्त्र की किताब में, राज्य शास्त्र की किताब में और हिंदी की किताब में, या राज्य शास्त्र की किताब में या मराठी की किताब में, या राज्य शास्त्र की किताब में या उर्दू की किताब में, क्या अंतर है? तो अंतर यही है, राज्य शास्त्र की किताब वो आनंद नहीं देती जो आनंद साहित्य देता है। हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों को, छोटे छोटे क्षणों को साहित्य इस रूप में प्रस्तुत करता है कि हम सभी उसमें डूब जाते हैं और सभी उसमें बह जाते हैं। कितनी क्षमता है देखिए। आप कवि सम्मेलनों को देखिए, सुनिए कवि सम्मेलनों में वीर रस की कविता अगर हो रही है, चल रही है, कश्मीर पर अगर सुनाया जा रहा है, तो सबके सब ऐसे उछलने लगते हैं। अगर समझो रति प्रसंग की कविताएं हैं, तो आपके मन में भी रति की भावना जागृत हो जाती है। कल्पना के स्तर पर आप अनुभवों को, उन अनुभवों का आस्वाद लेने लगते हैं। यह क्षमता जो साहित्य में है, वह ज्ञान की विधा की किसी भी ज्ञान की किसी भी अन्य क्षेत्र की रचना में नहीं है, किसी भी विधा में नहीं, वो केवल साहित्य में है। क्योंकि साहित्य की आत्मा भाव, रस, और वह आपको क्या करती है? स्पंदित करती है। हृदय हमारा धड़कते रहता है, धड़कते रहता है ना। अगर धड़कना बंद हो गया, खत्म। तो साहित्य भी क्या करता है? हमें भावों में मतलब डुबो देता है, भावों के साथ बहा देता है,
स्पंदित करता है। उसका संबंध निश्चित मनुष्य के भावों के साथ है, मनुष्य की चित्तवृत्तियों के साथ है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य मनुष्य की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तो छोटे छोटे पलों को, छोटे छोटे क्षणों को साहित्यकार कैसे सुंदर बनाता है। देखिए, मैं बहुत साधारण उदाहरण दूंगी, हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि छोटा सा पल पर कैसे सुंदर बनता है। बिहारी की 2 पंक्तियां, बिहारी को हम इसलिए याद, थोड़ा सा तुरंत जल्दी याद भी हो जाता है, और बिहारी में कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। बिहारी में दो को मैं उद्धृत करना चाहूंगी, 2 छंद। एक पहला, देखिए आप सभी युवा हैं, पर केवल युवाओं को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। प्रेम करने का अधिकार तो उम्र के अंतिम समय तक चलते रहता है। उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न। आप अध्ययन कीजिए, मैं क्यों बताऊं, आप साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो इसके अलग अलग रूपों को बिहारी कैसे व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार, सौह करे भवनु हसे देन कहे नटी जात। बतरस लालच लाल की, पूरे छंद में मैं पहले अर्थ बता देती हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। बतरस लालच लाल की यानी कान्हा के साथ, कृष्ण के साथ बात करने के लालच से, या बिहारी के छंदों में हम कल्पना कर सकते हैं, आप कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते, किसी भी नायक का नाम ले लीजिए, उससे बात करने के लिए, बात करने की इच्छा प्रेम में, रति में सबको होती है। बहुत बार बेतुकी बात दोस्तों में भी होती है, और बेतुकी बातों में ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है। तो बेतुकी बात करने में आनंद है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार, यानी मुरली को छिपा कर रखा, किसके लालच से? बतरस, बतरस यानी बातों का रस, संवाद करने की दृष्टि से बातों का भी रस होता है क्या? ये मुझसे ज्यादा आपको पता है बातों का रस कैसे होता है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार, बात करने के लिए मुरली को छिपा कर रखा, और मुरली को छिपा कर रखने के बाद जब वो मांग रहे हैं कि मुरली दे दो, तो वो क्या कह रही है? सौह करे भवनु हसे, सौगंध ले रही है कि मेरे पास तो नहीं है, पर सौगंध लेने का तरीका कैसे है? सौह करे भवनु हसे दैन कहे नटी जाए। एक और सौगंध दे रही है, दूसरी ओर भवो ही भवो में हंस रही है, और मेरे पास तो आपकी मुरली नहीं है। ये बतरस शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बातों का रस, अब ये बातों का रस का एक दूसरा नमूना आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं, बिहारी का ही है। कैसे बातें होती रहती, बातों के लिए केवल शब्द ही जरूरी नहीं है, बल्कि इशारे भी काफी है। सिर्फ बिहारी का यानी छोटा सा प्रसंग, कहीं नायक नायिका मिल गए हैं किसी सार्वजनिक जगह पर, और ये रीति का मतलब 200 साल पहले की कविता है, आज के जैसे नहीं है खुली बात करो, बड़े भी है तो खुली बात करो सबके सामने। वो ये जमाना नहीं है जहां पर बड़ों की पाबंदियां हैं, मन की पाबंदियां हैं, और जो सबके सामने बात नहीं कर सकते, वहां पर ये मिले हैं और क्या करते हैं? कहत, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इशारों इशारों में बातें चल रही है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। मैं बात कल्पना की कर रही हूँ, फिर से सिद्धांत पर आ जाइए और देखिए कि छोटे पलों को कैसे साकार करती है कल्पना, कैसे नए रूप में व्यक्त करती है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। यानी क्या कहा जा रहा है? कहत, कहत का अर्थ आप समझ सकते हैं। नायक ने शायद नायिका को कहा कहीं मिले, कहत नटत, अब कहने के बाद नायक ने अगर कह दिया और सीधा वो चलने के लिए तैयार हुई तो मजा क्या है?
तो उसने क्या किया, नटत ना कह दिया। अब उसका ना कहने का अंदाज बड़ा निराला है, बड़ा सुंदर है। कहत नटत रिझत, तो उसके ना कहने के अंदाज पर वह रिझ रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और दूसरी ओर नायिका चिढ़ रही है, मैं उसको ना कह रही हूँ, ये मनाने के बजाय खुश हो रहा है। यानी होता क्या है, देखिए मन के भाव, फिर से देखिए साहित्य कैसे मन के भावों को हमारे पकड़ता है। तो कहत नटत रिझत, खुश हो रहा है, ये तो खुश हो रहा है, तो चिढ़ रही है वो। इसलिए अगला शब्द कौन सा है, खींचत, खींच रही है, चिढ़ रही है। और फिर उसके बाद कितनी देर चलेगा ये गुस्सा, रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा। और फिर ये दोनों मिल जाते हैं। कहत नटत रिझत खींचत मिलत, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा, जरूरी नहीं है रचनाकार को, साहित्यकार को बहुत बड़े विषय मिले, विषय बहुत छोटा सा। निराला की कविता जूही की कली आपके पाठ्यक्रम में है, उसका विषय क्या है, कली का फूल बनना है। अब ये भी कोई विषय होता है कविता में, पर छायावाद प्रकृति वर्णन का है काव्य। तो सुबह सुबह सचमुच में मैंने भी ये कविता पढ़ने के बाद उस दृश्य को महसूस करने की कोशिश की। आप सूरज उगने के पहले किसी भी लता पर कली को देखिए और धूप निकलने के बाद कली को देखिए, केवल कली का खिलना, छोटा सा क्षण, और उस क्षण पर एक लंबी कविता लिखी निराला, और बिल्कुल प्रणय के छेड़छाड़ को उन्होंने उसके माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो ये रूप होता है साहित्य में। साहित्यकार मतलब जीवन से ही अनुभूतियां ग्रहण करता है, उन अनुभूतियों को कल्पना के माध्यम से नया रंग दे देता है, नया रंग उस पर चढ़ाता है, उसमें अपनी दृष्टि मिलाता है और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। साहित्य एकमात्र ऐसी कला है जिसमें शब्द और अनुभूतियां साथ साथ चलते हैं, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब राज्य शास्त्र की किताब, सर राज्य शास्त्र के बैठे इसलिए मैं राज्य शास्त्र का बार बार उल्लेख कर रही हूँ। समाज शास्त्र ले लीजिए, राज्य शास्त्र ले लीजिए, या इतिहास की किताब ले लीजिए, आप वाक्य बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ समझ में आना चाहिए। साहित्य में ऐसा नहीं होता, शब्द बदल दिए अर्थ बदल जाता। हम शब्दों को हिला ही नहीं सकते। रचना ऐसी होती है, चाहे कविता हो चाहे गद्य हो, मैं ये सभी के लिए बात कर रही हूँ, चाहे कविता हो चाहे गद्य हो, हम शब्दों को बदल नहीं सकते। फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है, उस उपन्यास में अब वो मतलब फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आप जानते होंगे, महिला आंचल, महिला आंचल का नाम भी आपने सुना होगा। तो महिला आंचल में देखिए पात्रों की भरमार है, पर फणीश्वरनाथ रेणु ने केवल एक वाक्य में एक एक चरित्र को प्रस्तुत किया है। कितनी कमाल है कलम की, जो मैं अभी बता रही थी कि आप शास्त्र की कोई भी किताब किसी भी वाक्य में रच सकते हैं, लिख सकते हैं, साहित्य में नहीं लिख सकते। अब एक छोटा चरित्र उनकी भाषा में मैं कहना चाहूंगी। अब अस्पताल में आने वाला व्यक्ति भी सुंदर हो सकता है क्या, पर आप रेणु की नजर से देखिए तो आपको वह भी सुंदर नजर आएगा। उस उपन्यास में एक निर्मला नाम की लड़की, छोटी सी लड़की, और देहात बहुत पिछड़ा हुआ है, दवाइयां मिलती नहीं समय पर। तो रेणु ने कैसे चित्र आंका देखिए, निर्मला, उसका नाम है निर्मला। निर्मला दूध की तरह, मतलब उसका रंग रूप कैसा है, तो दूध की तरह, और उसकी आंखें इतनी सुंदर है।
कि 2 बूंद आई ड्रॉप के बिगड़ हमेशा के लिए चली गई, भौरे ने कोई गलती नहीं की। क्या लिख रहे हैं रेणु? मैंने कविता के भी नमूने आपको बताए और गद्य के भी नमूने मैंने बताए। तो निर्मला 10-11 साल की लड़की जो अस्पताल में आई है अपनी आंखों का इलाज करने के लिए, और वो कैसी है? उसका रंग दूध की तरह और आंखें बड़ी सुंदर है। भौरे ने गलती नहीं की, मतलब भौरा क्या समझ रहा है उन आंखों को? आपको तो पता है उपमाएं देते हैं, उन आंखों को कलिया समझी जा रही है, उन आंखों को फूल समझा जा रहा है। इसलिए रचनाकार कह रहे भौरे ने कोई गलती नहीं की और उसे डंक मार दिया, उसकी आंखें सदा के लिए चली गई। देखो एक और सुंदरता, दूसरी ओर निर्मला के प्रति करुणा जगाने में रचनाकार कैसे सफल हो रहे हैं। फिर अगले मुद्दे की ओर मैं आ रही हूँ। जैसे कल्पना निराकार को साकार बना देती है, आनंद निर्माण करती है, तो साहित्य भावों को भी जगाता है, भावों को स्पंदित करता है, आपके मन में भाव जगाता है। आज के युग में तो मशीनी सभ्यता के युग में जहाँ संवेदनहीनता ही प्रमुख लक्षण बन गया है मनुष्य का, वहां साहित्य की कितनी जरूरत है इसे आप समझ सकते हैं। आप निर्मला को भूल सकते हैं क्या? उसके प्रति जो करुणा लेखक ने हमारे मन में जगाई है उसे हम भूल सकते हैं क्या? उसे हम भूल नहीं सकते। यानी भौरे ने डंक लगाया, उसकी आंखें सदा के लिए चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि 2 बूंद आई ड्रॉप समय पर नहीं मिले, उसके लिए उसकी आंखें चली गई। पर ये 11 साल की निर्मला हमेशा के लिए हमारे मन में घर कर गई। क्या दोष था इस निर्मला का जिसके कारण उसकी आंखें सदा के लिए समाप्त हो गई? यानी वो करुणा भी जगा रहे हैं लेखक। तो 9 भाव, मनुष्य के 9 भाव, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, इसकी संख्या विवादास्पद है, हम 9 ही मान ले। तो दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी भाषा में देखो, इन 9 भावों के साथ जुड़ा हुआ है साहित्य। उसकी प्रस्तुति अलग अलग होती है, नए रूप में होती है। अब आपको लगेगा कि क्या साहित्य केवल आनंद देता है? जीवन के साथ तो उसका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि साहित्यकार जहाँ जी रहा है वहां से ही विषय ले रहा है। तो आपको लगेगा कि ये साहित्य, मैडम क्या बोल रही है, अगर साहित्य में ये होता है तो कितना अच्छा होता। जा क्लास में बैठो, आनंद लो, जा। नहीं, क्योंकि साहित्य का लक्षण केवल मनोरंजन, मैं शब्द का प्रयोग बदल रही हूँ, मनोरंजन नहीं है, आनंद है। मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन अलग है, आनंद अलग है। साहित्य का प्रयोजन मनोरंजन मानना शराब पीने जैसा है। अजय ने कहा कि शराब पीने जैसा है। शरद जोशी ने कहा, जब टीवी आ गया नया नया, तो शरद जोशी ने एक निबंध लिख डाला, टीवी वाला से लेकर मधुबाला तक। सॉरी, उल्टा बोल रही, मधुबाला से लेकर टीवी वाला तक। और लिखा उसमें उन्होंने कि क्या कर रहा है दूरदर्शन, अब टीवी में कुछ नहीं मिला तो कम से कम मधुबाला तो मिलती है, अब उसको देखते बैठो, अच्छा भूल जाओ। ये गलत है। जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं शरद जोशी। शरद जोशी को तकलीफ हो रही है कि कैसे ये पूरी की पूरी पीढ़ी टीवी के माध्यम से 24 घंटे, आज तो 24 घंटे, जिस समय शरद जोशी थे उस समय 24 घंटे नहीं था, 24 घंटे हम मधुबाला को देख रहे हैं, सुंदरी को देख रहे हैं, और वो हमारी समस्याओं पर मखमल का पर्दा डाल रही है और हम चल रहे हैं। ये साहित्य नहीं है। जिस साहित्य का उदाहरण मैं आप लोगों को बिहारी का उदाहरण दे चुकी हूँ, उसे श्रेष्ठ साहित्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाता है।
जैसे हुबहू दर्शन नहीं, हुबहू वह दर्पण नहीं है, वैसे वह साहित्य मतलब जीवन से ही विषयों को ले लेता है और अपनी दृष्टि मिलाकर, उसका जो आदर्श है उसे मिलाकर वह एक नई प्रस्तुति हमारे सामने देता है, नए समाधान हमारे सामने देता है। तो साहित्य का संबंध सत्य के साथ भी है, साहित्य का संबंध सत्य के साथ भी है, साहित्य का संबंध वास्तव के साथ भी है। खासकर आधुनिक काल में देखिए, साहित्य का संबंध जीवन के साथ होने के कारण साहित्य का स्वरूप ना कभी एक रहा है न एक होगा, क्योंकि जीवन हमारा एक जैसा नहीं है। जीवन में परिवर्तन है तो साहित्य में भी परिवर्तन है। तो आधुनिक काल में मनुष्य बदल गया तो साहित्य भी बदल जाएगा, सीधा नहीं रहा। एक और बात मैं बोलकर इस मुद्दे को लेना चाहूंगी। देखिए, एक और बात है कि साहित्य में दुख भी आनंददायी होता है। जब मैं आनंद की बात कर रही थी तो दुख भी आनंददायी होता है, ये भी एक प्रक्रिया है रस की। आप पंक्तियां सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप यशोधरा को सुन, मैं यशोधरा आपको सुनाती हूँ। मैथिली शरण गुप्त की विरह की पंक्तियां, विरह में सबसे बड़ा दुख वो बहुत माननीय है। मैथिली शरण गुप्त ने उसे माननीय रूप में प्रस्तुत किया। गौतम बुद्ध रात में उसे छोड़कर चले गए, उसे क्षत्राणी भी नहीं समझा, मतलब उसे भेजने का सम्मान भी गौतम बुद्ध ने यशोधरा को नहीं दिया। कैसे फंसी है देखो यशोधरा। एक और वह चाहती है गौतम बुद्ध को, बहुत चाहत है, पर दूसरी ओर गांव में आने के बाद, बुद्ध बनने के बाद, सिद्धार्थ बुद्ध बनने के बाद जब गांव में आते हैं तब वह मिलने के लिए नहीं जाती। उसका दुख देखिए, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। वो कह रही है, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यानी इतना कहने वाली यशोधरा गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जा रही है क्या? माननीय रूप। और आखिर में मैथिली शरण गुप्त ने दिखा दिया है यशोधरा में कि गौतम बुद्ध जहाँ से छोड़ कर गए थे वहां ही आकर स्वीकारना पड़ा। ये होती है प्रेम की ताकत, ये होती है प्रेम की क्षमता। तो इसमें विरह आने के बावजूद भी आनंद दे रहा है। साहित्य की यही तो बात है कि दुख की बात करने के बाद, करुणा की बात करने के बाद, शोक की बात करने के बाद भी वह आनंददायी होती है। साहित्य शास्त्र में एक अलग विषय है कि कैसे होती है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहती, मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि स्वातंत्रोत्तर काल में या उसके पहले से ही, प्रेमचंद से ही साहित्य में वास्तविकता का प्रारंभ हो गया था। साधारण हम ये देखेंगे तीसरा चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का तीसरा चौथा दशक, और सच्चाई भी आती है साहित्य में। इसको दिखा दिया प्रेमचंद ने। गोदान इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं, पीजी में है। गोदान का होरी कितना आकर्षित करके गया। क्या है उसमें? एक मामूली किसान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और लड़ रहा है, दरिद्रता से लड़ रहा है, गरीबी से लड़ रहा है, रीति रिवाजों से लड़ रहा है, सभी से लड़ रहा है और सभी कुचल रहा है उसको। बावजूद वह संघर्ष कर रहा है जीवन के अंतिम क्षण से क्षण तक। मतलब मजदूर से वो किसान बन गया, किसान से मजदूर बन गया, पर स्वाभिमान उसने छोड़ दिया क्या? स्वाभिमान उसने छोड़ा नहीं। वह होरी जीवन में जीत गया है। तो ये संघर्ष करना भी सिखाता है साहित्य। सत्य की अभिव्यक्ति करते हुए लड़ना कैसे है। आजकल
बहुत मुश्किल हो गया। संघर्ष करने की ताकत ही हमारे में नहीं है। अनुत्तीर्ण हो गए, मर जाओ। एक बार अनुत्तीर्ण हो गए, दोबारा उत्तीर्ण होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मर जाओ। प्रेम में असफल हो गए, मर जाओ। उसके लिए जिंदगी जीने की ताकत तुम्हें नहीं है, तो प्रेम करने की ताकत भी नहीं है, प्रेम करने का अधिकार भी नहीं। जिसको तुम चाह रहे हो उसके लिए जिंदगी दो ना। इतना आसान नहीं, मासी का घर नहीं है प्रेम करना भी। तो ये ताकत कौन देता है? साहित्य देता है। साहित्य हमारे मतलब मनुष्य के मनोविकारों का, अनुभव जगत का परिष्कार भी करता है। एक तो सत्य की अभिव्यक्ति करता है और सत्य की अभिव्यक्ति के साथ वह मनुष्य का परिष्कार भी करता है। बहुत भयावह सत्य साहित्य में आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए जीने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। और आपको कई केसेस पता है, मैं बताऊंगी नहीं, नाम गिनाऊंगी नहीं। सुनैना का केस आपको पता है, 2009 में सामूहिक रेप का सुनैना को पंजाब में जालंधर के पास उसको जलाया गया था। देखिए, ये भी साहित्य का विषय होता है, हुआ है, क्योंकि साहित्यकार बहुत संवेदनशील जीव होता है। समाज में अन्यों की तुलना में उसकी संवेदनाएं बहुत तीखी होती है, तीव्र होती है, वह बहुत जल्दी महसूस करता है। और फिर लिख रही है सुनैना को लेकर सुधा अरोड़ा, हिंदी की प्रख्यात लेखिका भी है, कवयित्री भी है। वो क्या लिख रही है देखिए, और जीवन के सच को हमारे सामने किस तरह से ला रही है। मैं ये सुधा अरोड़ा की ये पूरी कविता आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। मैं केवल 2 ही कविताएं आपको सुनाना चाहूँगी, इसके बाद जो मुझे कही है अगली वो थोड़ी अलग है। देखिए, सुधा अरोड़ा की पंक्तियों को मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ूंगी। कितना मुलायम है लड़की का चरित्र सुनैना। क्या बोल रही है वो? कितना मुलायम है लड़की का चरित्र सुनैना। कितना बड़ा सच है इस वाक्य में। क्यों मुलायम बोल रही? कुछ लोग ऐसे भी, और सबसे बड़ी बात क्या है तो उसके चरित्र को लेकर बात करो, क्योंकि बड़ा हथियार कौन सा है? ब्रह्मास्त्र समाज के पास। उसको कुचलने का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिसको मैं कह रही हूँ, जो अंतिम समय में इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में, जब कोई हमारे पास मार्ग नहीं रहता उस समय। और ये ब्रह्मास्त्र कौन सा है? स्त्री का चरित्र है। तो कितना मुलायम है लड़की का चरित्र सुनैना, उसे कुचलने में 1 मिनट भी नहीं लगता समाज को। इसके साथ ही तेरे लिए हिलोरे लेती हमदर्दी की लहरें शांत हो। हमको पता है कि लड़की पर अगर इस तरह मैंने बिना दोष के निरपराधी होने के बावजूद बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो सुधा अरोड़ा बहुत व्यथित हो गई। वो कार्यकर्ती भी है, 20वीं सदी के अंतिम दशक में उसने काम किया है, और जब इन लड़कियों को वो देखती है तब उन्होंने कविता लिखी। तो ये जीवन का सच कविता में उतर कर आया है। कितना मुलायम है लड़की का चरित्र सुनैना, उसे कुचलने में 1 मिनट भी नहीं लगता समाज को। इसके साथ ही तेरे लिए हिलोरे लेती हमदर्दी की लहरें शांत हो गई। वो तो बेचारी चली गई, जिंदगी अब दोबारा मिलने वाली नहीं है, पर वो चली गई। आज भी चर्चा की, उसके बाद बात खत्म हो गई। अपनी मौत का कारण तो तू खुद ही सुनना। अब क्यों मरी वह? क्यों? मतलब हो गया, एक तो चरित्र का लांछन लगा, चरित्र को तोड़ो मोड़ो मरोड़ो, खत्म लड़की। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, न वार चलाने की न कुछ। चरित्र पर बोलो, बात करो, खत्म हो जाएगा। उसके बाद और क्या था उसके पास? अब थोड़ी कल्पना भी है इसमें। अपनी मौत का कारण तो तू खुद ही सुनैना, क्यों तूने पंख फैलाए
फैलाकर आसमान की थाह लेनी चाहिए थी। अब क्या दोष है उसका? एक आम मनुष्य की तरह ही वह भी अपने पंखों को फैलाकर आसमान को छू लेना चाहती थी। गलती है? क्या लगता है आपको, गलती है? क्योंकि स्त्री को उसका अस्तित्व बनाने का अधिकार ही नहीं है। बचपन से ही उसको परावलंबिता में जीने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तो आसमान की थाह लेनी चाहिए थी। घर के चौहद्दी से छिटक छिटक जाती थी तू। क्यों इतने विकल्प थे तेरे पास? जीने के विकल्प तुम्हारे पास इतने क्यों थे? तेरी सजा तो सदियों पहले से तय की जा चुकी है। इसे बदला कैसे जा सकता है? देखो, लेखिका ने शब्दों को बहुत साध कर यहाँ पर लाया है। तेरी सजा तो, एक तो पहला दोष क्या है? तेरा आसमान को छूना, तेरे पास जीवन के विकल्प होना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए सजा क्या है? सजा कब दी जाती है? अपराध करने के बाद सजा दी जाती है। पर स्त्रियों के मामले में अपराध के पहले ही सजा निश्चित होती है। अलग परंपरा जिसका जिक्र यहाँ पर सुधा अरोड़ा कर रही है। तो कहती है तेरी सजा तो सदियों से पहले से ही तय की जा चुकी है। इसे बदला कैसे जा सकता था भला? शब्द, सिर्फ शब्द देश का कानून नहीं बदल सकते। न भी बन सकते हैं फांसी का फंदा जो तेरे हथौड़े के गले में डाला जा सके। पर सुन मेरी बच्ची, अपनी कटी हुई हथेलियां न फैलाना उस बनाने वाले के सामने कि पिछली बार तूने बनाते समय उसने जो भूल की थी उसे सुधार ले। बावजूद मर गई, पर बावजूद लेखिका में विश्वास देखिए कितना है, कवियत्री में कितना विश्वास है कि तू उस बनाने वाले के सामने हाथ कभी नहीं फैलाना। उसने जो भूल की थी उसे सुधार ले। नहीं, तुझे तो फिर वही बनना है। और कब तक बनना है? फिर से तुझे औरत बनना है। कब तक बनना है? फिर औरत, 100 जन्मों तक औरत। जब तक तेरे हिस्से का आसमान तेरे और सिर्फ तेरे नाम न कर दिया जाए, तब तक तुझे औरत ही बनना है। ये भी जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस सच्चाई को लेकर आ रही है सुधा अरोड़ा अपनी कविताओं के माध्यम से। तो साहित्य का संबंध मतलब हर हमारे श्वास के साथ। एक शब्द में कहना है, हमारी सांस जितनी चलती है, जिन भावों के साथ दौड़ती है, वो सारे भाव आप लोगों को साहित्य में मिलेंगे। साहित्य में सच्चाई भी मिलेगी, वास्तविकता भी मिलेगी और उसमें से एक दृढ़ विश्वास भी दिया जाएगा। अब मैं एक अंतिम कविता का जिक्र करना चाहूंगी जो बहुत सुंदर कविता है, जो मेरे लिए बहुत मेरी प्रिय कविता है। और उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसके बाद उसकी पंक्तियां, केवल 3-4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी, ज्यादा नहीं। विजय बहादुर सिन्हा हिंदी के कवि और समीक्षक हैं। कविता भी लिखते हैं और समीक्षा भी करते हैं। ये दोनों में से अलग काम है। कवि के लिए संवेदनाओं का होना जरूरी है और समीक्षा के लिए तर्क वितर्क करना जरूरी है, निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर लिखना जरूरी है। अब इन्होंने कविता लिखी जिसका नाम है भीम बैठका। बहुत बड़ी कविता है, लंबी कविता है, भीम बैठका। ये भीम बैठका मैंने वो जगह देखी, भोपाल के पास 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका संदर्भ ऐसा है, मतलब पाषाण की गुफा है। हम लोग देखी है वो, मैं जाकर आई हूँ वहां पर। पाषाण की एक गुफा है, बहुत शांति गुफा में अंदर, और पुरानी मतलब चित्रकारी भी है वहां पर आदिम युग की। इतनी शांत जगह है कि बाहर की दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं। अब क्यों भीम बैठका का उल्लेख आया? तो इसका संदर्भ ये है पौराणिक।
कि द्रौपदी का नाम ही इसका भीमबेटका है। द्रौपदी का वस्त्रहरण होने के बाद, वस्त्रहरण का प्रसंग होने के बाद जब पांडव वन की ओर निकले तो वो उस भीमबेटका में रहेंगे कुछ दिनों के लिए। देखिए किस मानसिकता में वो रहे हैं वो देखिए। मैं यहाँ एक ये कविता जो है मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस कविता में कवि का जीवन एक और, क्योंकि स्वयं विजय बहादुर सिंह ने 7 साल का निर्वासन और अपमान झेला है। 27 साल जहाँ पर रहे वो वहां से अपमान, कितना बड़ा रचनाकार, और उसको अपमान झेलना पड़ा है, निर्वासन झेलना पड़ा है, बहिष्कृत होना पड़ा है। ये स्थिति स्वयं लेखक की है, कवि की है। और दूसरी ओर वही मनस्थिति, मतलब इस मनस्थिति का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं, तो एक प्रसंग उसको ले रहे हैं, द्रौपदी का वस्त्रहरण। अब द्रौपदी का वस्त्रहरण ये तो हम सभी जानते हैं और कोई असर हमारे ऊपर नहीं होता, आज भी नहीं होता, उस समय भी शायद हुआ कि नहीं पता नहीं, परंतु आज होता है क्या द्रौपदी का वस्त्रहरण शब्द सुनने के बाद? कुछ नहीं लगता। और कविता जब मैंने पढ़ी तो मैं बेचैन हो गई, क्योंकि एक वाक्य विजय बहादुर ने लिखा कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, सारे बुद्धिजीवी मौन होकर बैठ गए सभा में, भरी सभा में। कितना जिल्लत वाला प्रसंग है। और मतलब पांडवों ने लगा दिया किसकी गलती क्या गलती इसके विवेचन में नहीं, परंतु इस प्रसंग के बाद कविता शुरू होती है और कवि हमसे प्रश्न पूछते हैं कि उस द्रौपदी को क्या लगा। कभी द्रौपदी के बारे में आपने सोचा है? यानी वो द्रौपदी जो भरी इतनी तेजस्वी, आप इतिहास में द्रौपदी को देखेंगे तो बहुत तेजस्वी स्त्री है, बहुत स्वाभिमानी है, दर्पयुक्त है। कुछ हद तक अगर हम उसके लिए घमंडी शब्द का प्रयोग करें तब भी अनुचित नहीं होगा। रूप गर्विता है, सुंदरी है, उसके शरीर से सुगंध आती है, विलक्षण प्रतिभाशाली, तो छोड़ दो शारीरिक वगैरह बात छोड़ दो, परंतु वो विलक्षण प्रतिभाशाली है। और इस प्रतिभाशाली द्रौपदी का भरी सभा में गुरुजनों के सामने वस्त्रहरण होना कितनी लज्जा और शर्म की बात है उसके लिए। इस तरह से करना, उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना, यानी ये प्रसंग उसके बाद की जिंदगी में उसको कैसे सताता होगा, उसकी चुभन कैसी रही होगी। आदमी भूलता नहीं है कुछ प्रसंगों को, ठीक है हमको भूलने का वरदान मिला है, पर कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते। तो द्रौपदी भी इस प्रसंग को भूली होगी क्या? संभव ही नहीं है। एक और उसे अपने आप को संभालना है। अब उसके बाद देखो ये निकले और कहाँ जाकर बैठे? भीमबेटका में जाकर बैठे, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। भीमबेटका दुनिया से बिल्कुल, यानी कहीं भी ले जाओ, हमारे मन को, हमारे शरीर को शांति है क्या? द्रौपदी को शांति मिली होगी क्या? द्रौपदी तो जल रही होंगी, आग में धधक रही होगी, अपमान के और बदले की आग में वो धधक रही होगी। कितना याद किया होगा उसने, कितना उस क्षण को दोबारा भोग कर कितनी पीड़ा झेली होगी, कितनी चुभन सही होगी। उस पीड़ा को लेकर आ रहे कवि हमारे सामने एक और, मतलब ये पीड़ा उसको झेलनी है, अपने आप को संभालना है। जो अपने आप को संभाल सकता है वो दूसरों को संभाल सकता है। हम दूसरों के संभालने की बात पहले नहीं कर सकते। तो द्रौपदी को अपने आप को संभालना है और 5 पांडवों को बदले के लिए तैयार करना है। कैसी मानसिकता होगी, कितनी तकलीफ में। देखिए आत्महत्या करना बहुत आसान है, बहुत सारी यातनाओं से मुक्ति एक पल में।
वो शौर्य है क्या? पुरुषार्थ है क्या वो? नहीं। शौर्य तो वो है आत्महत्या को रोज जियो। आत्महत्या को रोज जीने का तरीका हमको साहित्य देता है। इसलिए मरने की बात तो छोड़ ही दो, जिंदगी में कभी हताश होना नहीं है, निराश होना नहीं है। ये द्रौपदी हमको क्या सिखा रही है कि वो आत्महत्या को जी रही है, भोग रही है, और जी कर भोग कर भी अपने आप को खड़ा कर रही है। केवल अपने आप को नहीं, पतियों को भी खड़ा कर रही है। और ये प्रसंग विजय बहादुर सिंह को याद आ रहा है। और ये प्रसंग याद करके, क्योंकि उन्होंने भी निर्वसन भोगा, उन्होंने भी बदले की भावना उनमें भी रही होंगी, उन्होंने भी अपमान झेला होगा। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जिंदगी में अपमान झेला नहीं है? अपमान तो हमारे जीवन में आता ही है, पर इस भाव को, इस अनुभूति को विजय बहादुर हमारे सामने कैसे लेकर आ रहे हैं, ये विशेष है। विजय बहादुर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 परंपराएं हैं। इसको लेकर आप लिख रहे हैं, समीक्षक है वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहाँ पर 3 परंपराएं हैं। एक परंपरा, पहली परंपरा प्रताड़ित होने वालों की, जो खुद उसको भोग रहे हैं, वो उनकी भोगी हुई अनुभूति है। दूसरी परंपरा इस प्रताड़ना को, इस अपमान को, ऐसे गंदे प्रसंगों को चुपचाप देखने वालों की है, मौन होकर। और वो भी समाज के बुद्धिजीवी, समाज के संवेदनशील व्यक्ति। कितने बड़े बड़े नाम हम गिन सकते हैं द्रौपदी वस्त्रहरण के प्रसंग में। यानी सामान्य व्यक्ति का चुप बैठना एक बार कबूल भी किया जा सकता है, परंतु बुद्धिजीवी व्यक्ति का चुपचाप बैठना कभी कोई युग माफ नहीं कर सकता। और यहाँ पर इतना बड़ा प्रसंग हो गया, इसलिए दूसरा प्रसंग, दूसरी परंपरा कौन सी है? तो ऐसे गलत प्रसंगों में भूमिका लेने के बजाय चुपचाप बैठने वाले, देखने वाले, मौन रूप में जीने वालों की दूसरी परंपरा। थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा भय, जिसके लिए ये मौन धारण करते हैं, ऐसे लोगों की भी परंपरा है, दूसरी परंपरा। और तीसरी परंपरा उन लोगों की है जो अकेले इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, कितनी भी तकलीफों ने। देखो यहाँ पर विजय बहादुर भी उन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, अकेले हैं, क्योंकि अपमान में हमारा कोई साथ नहीं देता। सबको डर है, सबको भय है, सबके स्वार्थ है, हमको कोई साथ नहीं देता। हम अकेले होते हैं, निहत्थे होते हैं। द्रौपदी भी अकेली है, निहत्थी है, पांडव भी अकेले हैं, निहत्थे हैं, और लड़ रहे हैं। हताश हुए क्या? नहीं। निराश हुए क्या? नहीं। वो लड़ रहे हैं। तो तीसरी परंपरा इन लड़ने वालों की होती है। ये लड़ते रहते हैं, कोई साथ दे या न दे, अकेले किस बलबूते, न कोई शस्त्र, न कोई साथ, न कुछ, और ये लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। द्रौपदी उनमें से है, द्रौपदी और पांडव उनमें से है। ये तीसरी परंपरा है, ये लड़ रहे हैं। और ये आदर्श देखकर विजय बहादुर सिंह को खुद को भी प्रेरणा मिली इस प्रसंग से। वो भी वहां जाकर बैठे और उन्होंने भीम बैठका वहीं पर लिखी। मतलब वास्तव के साथ भी कैसा संबंध है देखिए। भीम बैठका यह कविता वहां पर जाकर उन्होंने लिखी, और वहां ही मतलब इस प्रसंग को पूरा उनको प्रेरित करने वाली ये कविता, द्रौपदी का चरित्र उनको प्रेरित कर रहा है, पांडव उनको प्रेरित कर रहे हैं। और तब कुछ पंक्तियां वो लिखते हैं, वो पंक्तियां मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगी, जो बहुत सुंदर है। सुंदर है कहने के बजाय मैं कहूंगी कि कैसी अनुभूति यहाँ पर आई है। पहले तो कवि के सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि कैसी स्थितियां है, क्या ये कोखे बांझ हो गई है या सिर्फ पैदा कर सकती है विश्व सुंदरिया? ताज्जुब लग रहा है उनको कि कैसी है ये परिस्थितियां, यानी क्या ये कोखे बांझ हो चुकी है या सिर्फ पैदा कर सकती है विश्व सुंदरिया? उनको कुछ नहीं लगता इस प्रसंग को लेकर। और फिर ये सारा प्रसंग जिनको प्रेरित कर रहा है वो लिखते हैं, यह द्रौपदी ही तो थी
यह द्रौपदी ही तो थी सिखाया जिसने प्रतिकार, यह द्रौपदी ही तो थी सिखाया जिसने प्रतिकार, प्रतिकार न किया जाए, प्रतिकार न किया जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है अत्याचार की, प्रतिकार न किया जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है अत्याचार की। यह मामूली शब्द, 4 शब्द, लंबी कविता पर 4 शब्दों के लिए ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हिम्मत बढ़ जाती है अत्याचार की हिम्मत बढ़ने न देने के लिए साहित्य मनुष्य को तैयार करता है, मनुष्य मन को तैयार करता है। साहित्य में असीम शक्तियां होती है। विजय बहादुर को भी लगता है कि सच इतना उदास क्यों है, वर्तमान समय को, वर्तमान स्थितियों को देखकर उनको भी लगता है कि सच इतना उदास क्यों है, इतना तेजहीन क्यों है। तो हमारे जीवन की सच्चाई को तेजस्वी बनाने का, हमारे जीवन के, मनुष्य के जीवन के सत्य को ऊर्जावान बनाने का काम साहित्य करता है। और इसलिए साहित्य और जीवन इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है।